स्वागत है आप सभी का एजुकेशन ऑफ आयुर्वेद में। आपकी जो परिचर्या की क्लास जो है वो रेगुलर बेसिस पे चल रही है और बहुत सारे टॉपिक जो हैं कवर भी किए जा चुके हैं और बहुत सारे स्टूडेंट से मैंने कई बार कहा भी कि आपकी जो क्लासेस है रेगुलर चलेंगी तो आप वीडियो क्लास जो है मिल रही है स्टेप बाय स्टेप आप उसको अटेंड कीजिए और कोशिश कीजिए कि एक अच्छा रिवीजन आपका हो जाए। इस हिसाब से आपकी तैयारी हो कि सामान्य परिचर्या पूरी तरह से आपका सीमित समय में कवर हो जाए। तो जैसा कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था शैया रोगी की परिचर्या या रोगी जो शैया पर है उसकी परिचर्या, तापक्रम भी हमने पढ़ा था और उसके बाद से नाड़ी की गति भी पढ़ी थी, नाड़ी गति मापन भी हमने पढ़ा था। आज की जो क्लास है वह श्वसन गति और रक्तचाप मापन पे है। तो जैसा कि मैंने बताया कि जो आज की क्लास है वह है श्वसन की गति के ऊपर और श्वसन की गति जो है वह निर्धारित होती है, श्वसन की गति निर्धारित होती है हमारी प्रतिक्रियाओं पे या हमारे शरीर की जो शारीरिक क्रियाएं हैं उनके आधार पे ये निर्धारित होती है। लेकिन सबसे पहले तो ज़रूरी है हमें ये जानना कि श्वसन है क्या। तो श्वसन का मतलब ये कि हम जो प्राणदायिनी जो गैस है जिसको हम ऑक्सीजन कहते हैं उसको शरीर में प्रवेश कराना और कार्बन डाइऑक्साइड को शरीर से बाहर निकालने की प्रक्रिया को श्वसन कहते हैं या श्वसन प्रक्रिया कहा जाता है। तो श्वसन क्रिया के अंतर्गत हमारे शरीर में वायु जो है अंदर की ओर जाती है और फिर कुछ वायु बाहर की ओर भी आती है। अगर आधुनिक के हिसाब से अगर हम बोलें तो जो हवा है या वायु है उसमें ऑक्सीजन का अगर प्रतिशत देखा जाए तो 21 मतलब कि 21% होता है। उसी तरह से अगर नाइट्रोजन का प्रतिशत देखा जाए तो 78% मतलब 78% होता है। उसी तरह से कार्बन डाइऑक्साइड का अगर परसेंटेज देखा जाए कार्बन डाइऑक्साइड का तो इसका परसेंटेज होता है 0.03% मतलब 0.03%। तो हमें ज़्यादातर और बाकी जो गैसें होती हैं वो अदर गैसेस जो होती हैं वो आती हैं। हमें ज़्यादातर इस पे बात करनी है और इस पे बात करनी क्योंकि नाइट्रोजन जो है हमारे शरीर में अवशोषित नहीं होता है, वायु मार्ग द्वारा हमारे शरीर में प्रवेश कर जाता है, लेकिन कुछ चीज़ें जो है इससे नियंत्रित होती हैं, कुछ नहीं होती हैं। तो डायरेक्टली हमारा शरीर जो है अस्थायी रूप से नाइट्रोजन को अवशोषित नहीं करता है। जब हम श्वसन करते हैं तो ऑक्सीजन अंदर की ओर जाता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर की ओर आता है। ऑक्सीजन के साथ अन्य भी पदार्थ और अन्य भी गैसें जाती हैं, लेकिन अवशोषण बस ऑक्सीजन का ही होता है। अवशोषित होती है ऑक्सीजन, तो मतलब ये कि जब 21% शरीर में जाएगा तो लगभग 16% तक बाहर निकल के आता है। जब एक्सहाल करते हैं तो इसमें से कमी हो जाती है, लगभग 4% ऑक्सीजन की कमी हो जाती है और जबकि बाहर निकल के आता है 16%। तो इससे पता चलता है कि शरीर में अवशोषण हो रहा है ऑक्सीजन का। जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड शरीर में जाती है तो वो बाहर आती है तो निकल के आती है लगभग 4%, मतलब कि इसमें बढ़ोतरी होती है। तो इससे ये पता चलता है कि अंदर की जो प्रक्रिया है वह एक रासायनिक प्रक्रिया के अंतर्गत हो रही है जिससे शरीर में ऑक्सीजन का पोषण और कार्बन डाइऑक्साइड जो है अत्यधिक मात्रा में शरीर से बाहर निकल रही है। ठीक है, तो इस प्रक्रिया को ही हम श्वसन के अंतर्गत पढ़ते हैं। हमें यहाँ पे पता करना है श्वसन की गति के बारे में। तो श्वसन की गति की अगर बात करेंगे तो श्वसन की गति हमारे शरीर की प्रतिक्रियाओं के आधार पर आधारित होती है। तो श्वसन की गति और हमारे शरीर की प्रतिक्रियाएं एक दूसरे की वाहक हैं। अगर श्वसन गति की बात करें तो श्वसन की गति हमारे शरीर में लगभग 1 मिनट में 14 से 16 बार तक होता है। 1 मिनट में 14 से 16 बार हम सांस लेते हैं। 1 मिनट में 14 से 16 बार हम सांस लेते हैं, जिसमें श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत सांस छोड़ना और सांस खींचना, अंदर ले जाने की प्रक्रिया दोनों सम्मिलित हैं। तो ये हो गई श्वसन की गति। और श्वसन की गति प्रभावित होती है
जब हम कोई कार्य करते हैं और जिसमें ऊर्जा अत्यधिक खर्च होती है, या हम ये कह सकते हैं कि वह जो कार्य ज़्यादा मेहनत का हो और उसमें ऊर्जा का ज़्यादा वहन हो, ज़्यादा खर्च हो, तो हम कह सकते हैं कि इसमें श्वसन गति जो होती है, श्वसन गति वह तीव्र हो जाती है, श्वसन गति तीव्र हो जाती है। तो श्वसन की गति में बताया गया आपको कि 1 मिनट में जो स्वस्थ पुरुष है लगभग 14 से 12 बार सांस लेता है, और यह 14 से 12 बार सांस लेने की प्रक्रिया ही जो श्वसन प्रक्रिया के अंतर्गत आती है, जिसमें मैंने बताया कि यह जो श्वसन प्रक्रिया है हमारे प्रतिक्रियाओं, शरीर की क्रियाओं के ऊपर आधारित होती है, जो कभी भी बढ़ जाती है और घट भी सकती है। तो घटने का मतलब इससे नीचे नहीं जाना है, बढ़ने का मतलब इससे बढ़ेगा। तो जब हम कोई शरीर का कोई ज़्यादा ऊर्जा वहन करने वाला कार्य करेंगे तो उसमें बढ़ेगा। अब बात करते हैं अन्य जो आयु में जो गति होती है, या अन्य व्यक्ति विशेष में या अन्य वर्ग में जो श्वसन की गति होती है वो क्या होती है, उसको भी देख लेते हैं। तो अगर बात करेंगे तो व्यक्ति की आयु के अनुसार अगर देखा जाए, तो जन्म के समय श्वसन की गति 30 से 40 पर मिनट होती है या प्रति मिनट होती है। यदि कोई नवजात जन्म ले रहा है, नवजात की अगर बोलें श्वसन गति तो 30 से 40 बार पर मिनट होता है। उसी तरह से यदि बात की जाए प्रथम वर्ष में, यदि वही नवजात बढ़ करके पहले वर्ष में पहुंच जाता है, प्रथम वर्ष में, तो उसकी श्वसन गति 26 से 30 बार प्रति मिनट हो जाती है। अब जैसे ही आगे बढ़ते जाएंगे तो श्वसन गति जो है थोड़ी धीमी हो जाती है, तो द्वितीय वर्ष में यह हो जाती है आपकी 20 से 26 बार प्रति मिनट। और उसी तरह अगर किशोरावस्था की बात करें, मतलब कि अगर कोई किशोर है तो उसकी जो श्वसन गति है 20 बार प्रति मिनट हो जाएगी, 20 बार प्रति मिनट हो जाएगी। इसके अलावा वयस्कावस्था की बात करें तो वयस्कावस्था में जो श्वसन की गति है वह 16 से 20 प्रति मिनट, 16 से 20 बार प्रति मिनट हो जाएगी, 16 से 20 बार प्रति मिनट हो जाएगी। और उसी तरह से अगर वृद्धावस्था की देखें तो वृद्धावस्था में 10 से 24 बार जो है श्वसन गति पर मिनट होती है। समझने वाली बात क्या है कि यह जो संख्या दिखाई जा रही है न्यूनतम है और यह जो संख्या दिखाई जा रही है अधिकतम है। मतलब कि 1 मिनट में न्यूनतम जो गति हो रही है, जो श्वसन गति है, कम से कम 30 बार होगी और अधिक से अधिक 40 बार अगर जन्म के समय देखें तो। उसी तरह से अगर वृद्धावस्था में देखें तो कम से कम 1 मिनट में 10 बार और ज़्यादा से ज़्यादा 1 मिनट में 24 बार। तो ये न्यूनतम और अधिकतम के दर के हिसाब से आपको बताया गया है। अब श्वसन गति अनुमानतः क्या बताता है, क्यों मापन की आवश्यकता होती है, तो आपको बता दें कि जितनी भी बहुत सारी व्याधियां हैं जिसमें श्वसन गति बढ़ जाती है और कई ऐसी व्याधियां हैं जिसमें श्वसन गति घट जाती है। तो श्वसन गति घटना भी बीमारी की ओर संकेत है और बढ़ना भी व्याधि की ओर संकेत करता है, व्याधि की ओर संकेत करता है। तो इसलिए हमें ये देखना होगा कि ये जो संख्या है किस हिसाब से बदलती है या किस हिसाब से घटती बढ़ती है, उसको हम देख लेते हैं। तो श्वसन गति में अगर हम देखें तो अगला जो पॉइंट है जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है वो यह है कि श्वसन की गहराई से क्या तात्पर्य है, मतलब श्वसन कितनी देर तक मनुष्य
लेता है या कितनी देर तक सांस को रोकता है या सांस कितनी देर तक उसकी रुकती है, जिससे वह पता ये चलता है कि कितनी देर तक वायु अंदर वह खींच करके रोके हुए है। तो ये बात नोट करने वाली है। तो आप लिख भी सकते हैं एक औसतन व्यक्ति विश्रामावस्था में प्रत्येक श्वसन में 500 सीसी वायु क्यूबिक वायु कह सकते हैं अंदर लेता है एवं बाहर निकालता है। अंदर लेता है एवं बाहर निकालता है। तो देख सकते हैं कि श्वसन की गहराई क्या बताई जा रही है कि अगर एक औसतन व्यक्ति की बात करें तो वह विश्राम अवस्था में यह संख्या याद करने वाली है कि 500 सीसी वायु जो है अंदर लेता है और बाहर निकालता है। यही जो श्वसन दर है, जब श्वसन प्रक्रिया प्रभावित होती है, व्याधि होती है, कोई दिक्कत होती है, तो यह क्या करता है, श्वसन प्रक्रिया के बाधित होने पर यह जो संख्या है या यह जो मात्रा है प्रभावित होती है। तो इससे यह पता चलता है कि श्वसन गति जो है बाधित हो रही है, जिसमें व्याधि का पता लगाया जाता है। तो इस समय आधुनिकता में क्या है कि ऑक्सीमीटर जो है, ऑक्सीमीटर वह जो है ऑक्सीजन के लेवल को माप देता है, जिससे ये पता चलता है कि आप कितनी मात्रा में सांस ले रहे हो, और यह निर्धारित करता है कि आपके शरीर में जो ऑक्सीजन की बढ़त है या कमी है वो किस हिसाब से चलेगा। तो सबसे पहले हमें ये सामान्य हमने देख लिया, और जब सामान्य देख लिया तो हम असामान्य की, ये सामान्य था और असामान्य कब है, जब आपको व्याधि हुई है। और असामान्यता में आपको क्या देखना है, वो चीज़ सबसे पहले हमें ये देखना है कि असामान्य अगर श्वसन है तो वह तीव्र श्वसन हम कह सकते हैं या तीव्र सांस कह सकते हैं। ये क्या है, असामान्य है, असामान्य। तो तीव्र अगर श्वसन है तो असामान्य है, इसको हम कहते हैं कि 24 श्वसन प्रति मिनट, 24 श्वसन प्रति मिनट से तात्पर्य है कि यह जो श्वसन है तीव्र श्वसन की श्रृंखला में आता है, और इसको हम कह सकते हैं कि श्वसन प्रक्रिया बढ़ी हुई है या इस हिसाब के कि श्वसन प्रक्रिया बढ़ रही है। उसी तरह से अगर मंद श्वसन की बात करें, मंद श्वसन का मतलब यह हो गया कि धीमा श्वसन, जो यह दर्शाता है कि श्वसन प्रक्रिया धीरे चल रही है, और उसमें जो आपको संख्या बताई गई थी, जिसमें जो निम्न है वो धीमे को दिखा रहा है और जो उच्च है वो बढ़े हुए को दिखा रहा है। तो इसमें धीमी जो श्वसन प्रक्रिया, जिसमें वृद्धावस्था में बताए थे 10 श्वसन या 10 बार श्वसन प्रति मिनट अगर कहा जाए तो मंद श्वसन को दर्शा रहा है। तो इसी तरह से अगर हम बोलें तो श्वसन प्रक्रिया जो है इस हिसाब से बाधित होती है या बढ़ती घटती है, और यह जो श्वसन है असामान्य श्वसन के अंतर्गत आता है, जिसमें तीव्र और मंद बताए। अब जो आगे जो है आपको ये देखना है कि श्वसन गति का मापन कैसे करना है या श्वसन गति को मापना कैसे है। तो सबसे ज़रूरी चीज़ ये कि श्वसन गति अगर हमें मापना है तो कुछ आवश्यक बातें हो सकती हैं, आवश्यक बातें। तो आवश्यक बातें कौन कौन सी हैं जो श्वसन गति मापने के लिए अगर देखा जाए, तो सबसे पहली बात यह है कि श्वसन की दर, जो कि हमने पहले बताया आपको, श्वसन की दर। आप श्वसन दर देख करके आप ये बता सकते हैं कि श्वसन की गति बढ़ी है या घटी है। तो श्वसन दर अगर कम है तो मतलब यह कि श्वसन जो है असामान्य है, बढ़ा है तब भी श्वसन क्या है, असामान्य, मध्यमान होना चाहिए। उसी तरह से अगर अगला देखें तो श्वसन क्रिया की नियमितता, श्वसन क्रिया की नियमितता
इसको हम सामान्यतः कह सकते हैं लय या रिदम भी कह सकते हैं। तो श्वसन प्रक्रिया की नियमितता से तात्पर्य हुआ कि नियमित श्वसन की जो दर है वह किस हिसाब से होगी। अब तीसरा देखा जाए तो तीसरी जो बात बताई जा रही है, इससे आप डायरेक्टली ये पता कर सकते हैं श्वसन की गति को हम किस हिसाब से माप सकते हैं। तो मैंने बताया बढ़ा और जो गिरा हुआ दर है उसके हिसाब से। फिर है श्वसन की सुगमता, श्वसन की सुगमता, इसके अनुसार भी हम श्वसन की गति को, दर को बता सकते हैं। किस अनुसार है, कैसे है, वक्ष, उदर, नासिका आदि की पेशियाँ, आदि की पेशियाँ, ये भी जो है इसमें जब श्वसन अंदर की ओर जाता है तो इसमें जो है फुलाव होता है और बाहर जब निकलता है तो संकुचन होता है। इससे भी हम श्वसन की नियमितता को देख सकते हैं। तो सबसे पहले क्या बताया गया कि श्वसन अगर नियमित है तो हमें नियमित अनियमित देखना है। तो श्वसन की दर को देखें, बढ़ी हुई दर और घटी हुई दर दोनों जो है श्वसन प्रक्रिया की बाध्यता को या बाधा को बताता है या विकार को। श्वसन क्रिया की नियमितता या जो लय है, अगर श्वसन क्रिया सामान्य रूप से प्रवाहित नहीं हो रही या नहीं आ रही है, बाधित है, तो वह जो है सही रिदम में नहीं होगी। एक चीज़। फिर श्वसन की सुगमता, सांस लेने में अगर आसानी नहीं हो रही है, दिक्कत हो रही है, तो यह भी श्वसन प्रक्रिया या श्वसन गति की बाध्यता को दर्शाता है। लास्ट जो है जिसमें बताया वक्ष, उदर, नासिका आदि की पेशियाँ, तो इनमें संकुचन और फुलाव हो रहा है, तो ये श्वसन प्रक्रिया की बात कर रहा है। अभी जो अगला है जिसमें हमें बात करनी है रक्तचाप मापना और रक्तचाप के बारे में, ठीक है। तो सबसे ज़रूरी चीज़, अगर रक्तचाप की बात करें तो रक्तचाप जो है वो रक्तचाप से तात्पर्य है रक्त का दबाव, रक्त का दबाव धमनियों में, रक्त का दबाव धमनियों में या शिराओं में यदि हो रहा है, अगर वह दर, दबाव की जो दर है, दबाव की दर अगर धीमी है तो यह निम्न रक्तचाप को दर्शाता है, निम्न रक्तचाप को दर्शाता है। और वहीं अगर तीव्र है तो यह उच्च रक्तचाप को, उच्च रक्तचाप को दर्शाता है, जिसको हम लो ब्लड प्रेशर और हाई ब्लड प्रेशर के नाम से जानते हैं। यहाँ पे सबसे ज़रूरी चीज़ है हमें रक्तचाप को मापने के लिए देखना है, क्योंकि रक्तचाप जो है वाहिनियों पे दबाव डाल रहा है, जो दोनों परिस्थिति में बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। जिस उपकरण से हम इसको मापते हैं उसको हम स्फिग्मो मैनोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्फिग्मो मैनोमीटर। और स्फिग्मो मैनोमीटर से रक्तचाप मापा जाता है। स्फिग्मो मैनोमीटर से रक्तचाप मापते हैं। अब रक्तचाप मापने के लिए जो डिवाइस प्रयोग में ली जाती है वो भी दो तरह की है। एक तो स्वतः है या स्वचालित कह सकते हैं, स्वचालित। एक जो उपकरण है वह है स्वचालित, स्वचालित। और एक जो उपकरण है वह है पारंपरिक। जैसा कि मैंने तापमान के लिए बताया, तो स्वचालित और पारंपरिक, जिसमें आपको धीमी और तीव्र उच्च रक्तचाप को, निम्न और उच्च रक्तचाप को ज़्यादातर ज्ञात करना है। निम्न रक्तचाप भी हमारे स्वास्थ्य के लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है और उच्च रक्तचाप भी हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। हमें पढ़ना सबसे ज़रूरी है कि रक्तचाप का मापन, कैसे हम रक्तचाप को मापेंगे। तो रक्तचाप का मापन, सिलेबस में आपको मापन भी मिल जाएगा, नापना भी मिल जाएगा। तो नापना और मापना, ज़्यादातर पैमाने जो हैं लिक्विड के हैं तो नापते हैं, या डिस्टेंस वाली चीज़ें हैं तो नापते हैं।
और मापन नापन दोनों जो हैं सामान्य शब्द हैं, इसमें आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो यदि अगर हम बात करें तापमान मापने की, रक्तचाप मापने की, तो इसमें आपको क्या करना है, सबसे ज़रूरी जो रक्तचाप मापने का जो डिवाइस है उसके बारे में बात करना है। तो जिसमें आपकी उपयोगिता, रक्तचाप मापना है तो इसमें सबसे पहले आता है नर्स का उत्तरदायित्व। नर्स का उत्तरदायित्व, अगर रक्तचाप मापना है या मापन करना है तो सबसे पहली जो चीज़ आती है वो आती है नर्स का उत्तरदायित्व। आपको करना क्या है कि यदि रक्तचाप मापना है तो सबसे पहले देखेंगे क्या, सबसे पहली चीज़ हमें मरीज की पहचान सुनिश्चित करनी है। मरीज की पहचान सुनिश्चित करनी है। मरीज की पहचान सुनिश्चित करनी है। दूसरी चीज़ नोट भी करते जाइएगा, निदान और रक्तचाप मापने का कारण, मापने का कारण और उसे कितनी बार मापन किया गया है, मापन किया गया है, ये हो गया। उसी तरह से अगर अगला देखें तो भुजा द्वारा कोई अंतःशिरी द्रव जा रहा है, भुजा द्वारा कोई अंतःशिरी द्रव बोले तो आईवी लिक्विड भी हम कह सकते हैं, आईवी बस कह सकते हैं। अंतःशिरी द्रव जा रहा है या नहीं जा रहा है, यह भी है। तो आपको ध्यान में ही रखना है कि रक्तचाप मापना है या नापना है तो सबसे पहले यहाँ पे नर्स का उत्तरदायित्व या उपचारिका का उत्तरदायित्व यह होता है कि वह पहले मरीज की पहचान सुनिश्चित करे कि किस मरीज की जो रक्तचाप है उसका मापन करना है। दूसरी चीज़ क्या बताया गया कि हमें सबसे पहले निदान को कई बार बता दिए हम कि किस रोग कारण में या किस रोग कारक के अंतर्गत आपको परीक्षण करने के लिए बोला गया है, रक्तचाप मापने के लिए कहा गया। तो उस कारण को जान करके आप कितनी बार मापन किए हैं या इसके पहले हुआ है नहीं हुआ है और क्या सामान्यता थी, उस चीज़ को सुनिश्चित करेंगे। यह भी सुनिश्चित करना है कि शरीर के शरीर में कोई अंतःशिरी द्रव, मतलब कि अगर ड्रीप या सलाइन लगी हुई है और उस समय या उसके बाद अगर आपने मापन किया है तो यह आपको सुनिश्चित कर लेना है कि शिरीय द्रव्य लगा था या नहीं लगा था। ठीक है। अब इसके बाद से आप देखें प्रक्रिया, तो प्रक्रिया में आपको ज़्यादातर देखना यही है कि प्रक्रिया अगर बताई जाए कि किस तरह से मापन करना है तो आपको जो रक्तचाप मापी है, रक्तचाप मापी अधिकांशतः क्या किया जाता है, रोगी के बाईं भुजा पर जो कफ होता है उसको लपेटते हैं। कफ लपेट करके उसके बाद से जो बल्ब होता है जिससे पंप किया जाता है, एयर पंप करते हैं, उससे पंप करते हैं और पारे की जो ऊंचाई है उसको देखते हैं कि पारा कितना ऊंचाई पे गया है और उसके बाद से आपको सामान्य जो रक्तचाप है उससे आपको जो असामान्य रक्तचाप है उसको मिलाना होता है। तो जैसे सामान्य जो रक्तचाप है 120/80 ये सामान्य रक्तचाप जो है दिखाता है। अब यह जो सामान्य रक्तचाप है इससे आपको कंपैरिजन करना है। अगर 120 से ऊपर और 80 से भी ऊपर अगर चला गया तो यह दिखाता है कि उच्च रक्तचाप है। अब इसको डिवाइस को अगर मेजर करते हैं तो मापक भी लिखा जाता है, यूनिट इसकी क्या होती है, तो यूनिट होती है इसकी mmHg, मतलब मिलीमीटर पारा। ठीक है, मिलीमीटर पारा। तो जो आप
यूनिट लिखोगे या तो सामान्य बता दिया गया, बढ़ा हुआ और कम आपको माप के पता चलेगा। तो इसमें आपको सिस्टोलिक, इसको हम कहते हैं सिस्टोलिक और इसको हम कहते हैं डायस्टोलिक, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। और दोनों परिस्थितियां जो हैं सामान्य नहीं हैं, दोनों अगर बढ़ता है घटता है तो यह असामान्यता को दिखाते हैं, ये चीज़ ध्यान में रखना है। तो कभी कभी कई लोगों का जो रक्तचाप है 170-80 तक भी चला जाता है, 120 है आपका सिस्टोलिक, वो बढ़ करके 170-80 तक चला जाता है और यह भी 90-95 हो जाता है, तो वो आघात का कारण बनता है, हेमोरेज वगैरह भी उसमें हो जाता है। और वही जो कारक है अगर यह घट करके आपका 90 से नीचे चला जाए और यह जो घट करके आपका 75-60 पे चला जाए तो वह भी क्या है, निम्न स्तर को दिखाता है, जो कि बहुत ही घातक है। ठीक है, तो ये हो गया रक्तचाप मापन की प्रक्रिया या नापन की प्रक्रिया, कैसे मापेंगे, आपका कर्तव्य क्या है, किस हिसाब से करेंगे। अगली जो क्लास है इस टॉपिक के बाद से आएगी और बार बार मैं कह रहा हूँ कि आप जो क्लास है जो अटेंड कर रहे हैं उसके नोट्स बनाइए, बहुत ही शॉर्ट तरीके से आपको बताया जा रहा है। क्वेश्चन जो है हम बहुविकल्पी आपको क्वेश्चन देंगे जो कि आपको टेलीग्राम पे ही मिलेगा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम के लिंक से जाकर के टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए ताकि क्वेश्चन मिले तो आप अटेम्प्ट कर पाएँ। ठीक है, और दूसरी चीज़ ये कि जो भी चैनल पे नए हैं और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। और ऐसे ही भर्ती परीक्षाओं से रिलेटेड जो तैयारियां हैं जो आयुर्वेद पे आधारित है, चाहे वो फार्मासिस्ट की हो गई या नर्सों की हो गई, तो आप हमारे चैनल से ज्वाइन कीजिए। और ऐसे स्टूडेंट जिनको ज़रूरत है इस भर्ती परीक्षा की तैयारी से रिलेटेड, तो आप वहाँ तक वीडियो को शेयर कीजिए। वीडियो में लास्ट तक बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।